एनटीए ने आधिकारिक तौर पर माना कि 3 गड़बड़ियां हुई और जिस तरह की गड़बड़ी हुई वो एनटीए के अधिकारियों की भूमिका पर भी उंगली उठाती। तथ्यात्मक गलतियां, टाइपिंग एरर और ट्रांसलेशन से जुड़ी गलतियां मिली। यहां तक कि प्रमुख विद्वानों के नामों की स्पेलिंग तक गलत लिखी थी। एनटीए की बनाई समिति ने पाया कि किताबों के नाम गलत लिखे थे। जेंडर और वचन से जुड़ी गलतियां मिली। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि तकरीबन 20% ऐसे प्रश्न पूछे गए जो पिछले साल की परीक्षा में पूछे जा चुके थे। उम्मीदवारों के मुताबिक सोशियोलॉजी के पेपर में स्पेलिंग की कई गलतियां मिली। इनमें रिट्जर को पुट्जर, सोशल को ओवल और नुस्बाम को नुस्बॉट लिखा गया था। इस तरह की बचकानी गलतियां, वो भी यूजीसी नेट के एग्जाम में होना, एनटीए की काबिलियत पर ही संदेह को मजबूर करता है। क्या इस तरह के पेपर आंख बंद करके सेट किए जाते हैं, जो अधिकारियों ने फाइनल करने से पहले एक बार रीचेक करना तक उचित नहीं समझा? इस तरीके से सोशियोलॉजी का पेपर, इंग्लिश का पेपर, कॉमर्स का पेपर, ये हूबहू सवाल पुराने 2024 के प्रश्न पत्र से आते हैं। आप देखिए, राष्ट्र कवि रामधारी दिनकर जी के महान प्रबंध काव्य रश्मि रथी की कुछ पंक्तियां। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो सत्ता का जो चरित्र होता है वो कुछ इसी तरह का होता है। सत्ता में आते ही विवेक मरना शुरू हो जाता है और सत्ता जाते जाते पूरी तरह मर चुका होता है। अगर कोई भी सत्ता समय से पहले अपने विवेक को जगा ले, जनता चाहती क्या है यह जान ले, तो उसकी सत्ता निर्ममता से नहीं जाती। लोग उसे हटाते नहीं हैं। लोग ऐसा कहते नहीं है सिंहासन खाली करो, जनता आती है। आज देश का माहौल बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि एक सरकार, एक दफ्तर मनमाने ढंग से निर्णय ले रहा है और उसकी अति हो चुकी है। वो निर्णय चाहे कोई भी हो, और जब निर्णय सिर्फ नैरेटिव के लिए लिए जाते हैं और अपने नैरेटिव को ही सही मान लिया जाता है, उसे ही सही ठहराने की कोशिश की जाती है, तो सत्ता कब चली जाती है, नीचे से जमीन कब खिसक जाती है, इसका अंदाजा सत्ता में बैठे लोगों को कभी लगता ही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अरविंद। आप देख रहे हैं मुझे अपने ही मंच अरविंद दिल से पर। वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक करें, शेयर जरूर करें, क्योंकि मेरे वीडियोस प्रमोट नहीं किए जाते सोशल मीडिया द्वारा। तो पसंद आए तो आप उन्हें शेयर करें और अपना कमेंट भी लिखें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन दबा दें, जिससे कि अगले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं सत्ता के चरित्र की बात कर रहा था। तो सत्ता का चरित्र, पार्टी कोई भी हो, गठबंधन कोई भी हो, ऐसा ही होता है। कुछ लोग जल्दी जाग जाते हैं, कुछ लोग इतनी देर से जागते हैं कि जमीन खिसक चुकी होती है। आप देखिए, बीते 2 सालों के निर्णय, 24 से लेकर के आज तक के निर्णय, चुनाव आयोग किस तरह से काम कर रहा है, कैसे चुनाव कराए जा रहे हैं, कैसे रेवड़ियां बांटी जा रही हैं। प्रधानमंत्री जिन्हें रेवड़ियां कहते थे, फ्री बीज बांटे जा रहे हैं। सुना है उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले वहां की महिलाओं को काम धंधे के लिए 50,000 रुपए दिए जाएंगे, काम काज के लिए। काम धंधा सही शब्द नहीं है, तो 50,000 रुपए मतलब क्या है? सड़कें किस तरह की बन रही हैं, पुल किस तरह के बन रहे हैं, फ्लाईओवर किस तरह के बन रहे हैं, यह हम सबको मालूम है। इनकी गुणवत्ता कैसी है, कितना कट चल रहा है। गडकरी जी बड़ी बड़ी बातें करें, मगर वो जिम्मेदारियों से भागने वाले व्यक्ति ज्यादा साबित हुए हैं। नाम बड़े और दर्शन छोटे। अगर इथेनॉल की बात करें तो इथेनॉल की जो मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के बिक्री है, वहां तक लूट है। एफसीआई जो चावल खरीदता है 38 रुपए किलो के लगभग का, और इथेनॉल मैन्युफैक्चरर्स को 23-24 रुपए किलो के भाव से बेचता है। यह घाटे का सौदा है, लेकिन किया जा रहा है किसी को फायदा पहुंचाने के लिए, इथेनॉल मैन्युफैक्चरर्स को फायदा पहुंचाने के लिए। इथेनॉल की कॉस्ट मैन्युफैक्चरर को क्या पड़ती है? लगभग 45 रुपए लीटर मैक्सिमम।
पेट्रोलियम कंपनियां, भारत की जो ऑयल कंपनियां हैं वो किस भाव में खरीदती हैं? लगभग 75 रुपए लीटर। आपको क्या भाव मिल रहा है? और अब तो जो सरकार के वित्त सलाहकार हैं वी अनंत नागेश्वरन, उन्होंने भी कह दिया है कि 10% इथेनॉल मिक्सिंग ब्लेंडिंग होनी चाहिए। मगर हमारे देश में जो कथित नेता हैं वो आइडियाज भी बाहर से खरीदते हैं। जैसे कि नितिन गडकरी कह रहे थे कि जब मेरे मातहत लोग इथेनॉल के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे कि इसके परिणाम और दुष्परिणाम कैसे होंगे, तो मैंने उनसे कहा कि समय बर्बाद मत करो, अमेरिका से मंगा लो। अमेरिका से ज्यादा हम थोड़ी जानते हैं। तो ये हमारा एक जो माइंडसेट है, जो मेंटल लेवल है, वो दिखता है कि हम उधार के सिंदूर में बहुत विश्वास करते हैं और ऑपरेशन सिंदूर को सफल नहीं बना पाते हैं, इसलिए कि हम सोचते समझते नहीं हैं कोई भी निर्णय लेने से पहले। अब अजीत डोभाल कुछ ऑपरेशन बंदर की बात कर रहे हैं, तो नैरेटिव सेट के लिए पीआर होती रहनी चाहिए। हम अपनी सैन्य शक्ति नहीं बढ़ा रहे, हम चीन को चुनौती पेश नहीं कर सकते, हम पाकिस्तान को भी सीधे सीधे नहीं कर सकते, भले ऑपरेशन सिंदूर जारी हो बकौल प्रधानमंत्री। तो हम बातों से बताशे फोड़ते हैं। बताशे आप जानते होंगे पूजा में इस्तेमाल होते हैं, वो उंगली से भी नहीं कई बार फूट पाते। मगर हमारे देश की सरकार है, जो हमारे देश का एक दफ्तर है, वो बातों से बताशे फोड़ता है। तो सरकार बातों से कितने सालों तक बताशे फोड़ सकती है, कितने सालों तक गाल बजा करके देश को चला सकती है? देश तो पैसे से ही चलेगा, सोच से ही चलेगा, ईमानदारी से ही चलेगा। मगर वो इसे इस तरह से चलाना नहीं चाहते, वो नामकरण के जरिए से चलाना चाहते हैं। नए नए नाम दे देंगे आपको, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग, कभी अर्बन नक्सल, कभी दिमागी नक्सल, कभी गद्दार, कभी देशद्रोही। जैसे कि इन्होंने ही ठेका ले लिया है हमें देशभक्ति का सर्टिफिकेट देने का। चूंकि मीडिया इनके पास है तो इस तरह का नैरेटिव चलाते रहते हैं। मगर जो जैन अल्फा है, जैन जी है, वो इनकी चालों को समझ चुकी है, इनके पूरे षड्यंत्र को भांप चुकी है। वो जानती है कि उसे क्या चाहिए। इस देश में जो मिड डे मील है वो दशकों से इसी तरह का मिल रहा है। सरकार किसी की भी हो, वो चाहे समाजवादी पार्टी की रही हो, बीएसपी की रही हो उत्तर प्रदेश में, या किसी राज्य में किसी की भी, जिस तरह से नियुक्तियां होती हैं, क्योंकि हम अंदर से समझौतावादी हैं, हमें अपना अपना दिखता है, तो पार्टी और नेता कोई भी हो, उन्हीं से किसी फर्क दिखता है। वो इस पार्टी में हो, दूसरी पार्टी में ईमानदार है तो ईमानदार रहेगा, और अगर बेईमान है तो वो किसी भी विचारधारा वाली पार्टी में चला जाए, वहां भी बेईमानी करेगा। इसलिए कांग्रेस को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि एक नई कांग्रेस राहुल गांधी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा भी है कि हमें शादी के और दौड़ वाले जो रेस के घोड़े होते हैं उन्हें पहचानना होगा। तो राहुल गांधी जितनी जल्दी ऐसे घोड़ों को पहचानना अपनी पार्टी में शुरू कर दें, तो उससे न सिर्फ कांग्रेस का भला होगा, देश का भी भला होगा। आने वाला समय कांग्रेस का है। झारखंड में जो निर्णय लिया गया देरी से राहुल गांधी के कहने पर, वो पहले ही ले लेना चाहिए था। तो समस्याओं का समाधान अगर नेता प्रतिपक्ष, जहां पर उनकी साझा सरकारें हैं, लेंगे, तो ये पार्टी के लिए, उनके लिए, देश के लिए, सबके लिए अच्छा रहेगा। यही हाल हिमाचल प्रदेश का भी है। यहां भी जो निर्णय लिए जाते हैं वो जनता को विश्वास में लेकर के नहीं लिए जाते, कई निर्णय थोप दिए जाते हैं। यहां के जो नागरिक हैं उनमें भी एक असंतोष है। जो पारंपरिक बसें हैं और इलेक्ट्रिक बस, इन दोनों में फर्क होता है। इलेक्ट्रिक बस हर तरह की ट्रैफिक कंडीशन में नहीं चलाई जा सकती, और जैसा हिमाचल का टेरेन है, पहाड़ी इलाका है, सड़कें कई बार बारिश की वजह से बंद हो जाती हैं, टूट जाती हैं, उन पर मलबा आ गिरता है। वहां पर इलेक्ट्रिक बसों को समस्या होने वाली है। मगर सुखू सरकार सोच विचार ज्यादा नहीं करती, वो तो
इलेक्ट्रिक बसों का बेड़ा बढ़ाने पर, संख्या बढ़ाने पर जोर दे रही है। 1000 बसें करने का इरादा है मुख्यमंत्री सुक्खू का। 500 बसें इस बेड़े में शामिल हैं। अब तक 297 बसें तो अभी खरीदी गई हैं। मोटा पैसा खर्च किया जा रहा है, मगर हिमाचल के टेरेन को भी देखना चाहिए कि यहां का इलाका कैसा है, यहां पर कितनी इलेक्ट्रिक बसें चलाई जा सकती हैं, कौन कौन से रूट पर चलाई जा सकती हैं, उस पर विचार करना चाहिए। क्योंकि जो नौकरशाही है वो कभी सही सलाह नहीं देगी। उसे पता है उसकी नौकरी पक्की है और तुम्हारे लिए 5 साल हैं। तो जो नेता हैं, कई नेताओं को मैं कथित नेता भी कहता हूं, इनको थोड़ा दिमाग खोल करके सोचना समझना चाहिए, थोड़ा पढ़ना लिखना भी चाहिए, अध्ययन करते रहना चाहिए। सिर्फ नौकरशाहों की सलाहों पर नहीं चलना चाहिए या किसी के फायदे के लिए कोई भी काम नहीं करना चाहिए। आप देश की जनता के प्रति जवाबदेह हैं, आप किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है। तो राजनीति अगर इस रास्ते पर चलेगी तो देश का भला होगा, प्रदेशों का भला होगा और हिमाचल प्रदेश जैसे कम संसाधन वाले राज्य का भी भला होगा। तो मामला कोई भी हो, राष्ट्रीय हो या राज्य स्तरीय का, अगर कथित नेता ढंग से निर्णय लेंगे, सोच समझ करके निर्णय लेंगे, तो ये देश हित में होंगे, जनहित में होंगे। व्यक्ति हित में जब निर्णय लिए जाते हैं, कुछ उद्योगपतियों के लिए निर्णय लिए जाते हैं, देश में मोनोपोली और डिओपोली स्थापित की जाती है, तो सिर्फ जनता लूटती है, देश लूटता है और हम कंगाल हो जाते हैं, कंगाल होते चले जाते हैं। उस प्रक्रिया में अभी हम हैं, क्योंकि 81 करोड़ नागरिक अभी भी 5 किलो राशन पर जिंदा हैं। आज सरकार राशन बंद कर दे, देश में त्राही त्राही मच जाएगी। इथेनॉल को लेकर के सवाल अभी खड़े हैं। देखते हैं 10% इथेनॉल नीति को सरकार कब लागू करती है। मगर सरकार को निर्णय एक दफ्तर से मनमाने ढंग से नहीं लेने चाहिए, ना ही उन्हें थोपना चाहिए, क्योंकि जब जनता अपनी पर आती है, बच्चे अपनी पर आते हैं, युवा अपनी पर आते हैं, तो कोई भी सरकार कितनी भी मजबूत, कितनी भी शक्तिशाली, कितनी भी सशस्त्र बल वाली क्यों ना हो, वो टिकती नहीं है। मैं था आपके साथ अरविंद, आप देख रहे थे मुझे अपने ही मंच अरविंद दिल से।